बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 300 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में एक टन के 6 बम गिराए गए और जबालिया कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 24 घंटों में 300 से ज़ायद हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 25 रोज़ में शहदा की मजमूई तादाद 8600 से तजावुज़ कर गई है और 23,000 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइल ने गजा की सरजमीन पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। स्कूल अस्पताल के बाद पनाह गुज़ीनों के कैंप को भी न बख्शा। सेहोनी फौज ने जबालिया कैंप पर 6 अमरीकी साख्ता बम गिरा दिए। बेरहम हमले ने सैकड़ों मासूम जाने ले ली। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शुमाली गजा की कैंप में हमले के बाद कयामत के मुनाजिर, घरों को खंडरात में बदलते देख कर लोग चीखते और चिल्लाते रहे। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक तबाही का मंजर पेश करती कैंप में लाशों के ढेर लग गए। लोग लाशों को मलबे के ढेर से निकालते रहे। लाशों की गिनती करना मुश्किल बन गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ही सूरत हाल अफसोसनाक है। इसराइल की गजा पर तारीख की बदतरीन बमबारी। अब तक 18,000 टन बारूदी मवाद गजा की सरजमीन पर बरसाया जा चुका है और फलस्तीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के गजा पर गिराए गए बम हिरोशिमा पर गिराए गए हैं। बम से 1.5 गुना ज्यादा हैं और गजा की पट्टी पर जारी जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 8,600 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान बार बार मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, जिसके बायस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तकरीर रोकनी पड़ी। कांग्रेस के ख़वातीन अरकान और गजा में सीज़ फायर के हिमायतियों ने हाथों को सुर्ख रंग से रंग कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन मुसलसल सीज़ फायर करो के नारे लगाते रहे। यमन ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। यमनी फ़ौज के तर्जुमान याहिया सरे ने कहा है कि यमनी फोर्सेस ने इसराइल में कई अहदाफ को ड्रोन और बैनुल बरआज़मी मिज़ाइलों से नुकसान पहुंचाया और हमलों का सिलसिला इसराइल की नाबूदी और मकबूजा अरब इलाकों की आज़ादी तक जारी रहेगा। गजा में सेहोनी फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई है। बोलियोपा ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। यमन ने दहशतगर्द रियासत इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। गजा में सेहोनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, आलमी अमन दांव पर लगाने वाले इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में शदीद गम और गुस्सा। बोलिविया ने दहशतगर्द रियासत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। यमन के हौसियों का इसराइल पर हमलों का ऐलान। गजा में इसराइली हमले जारी रहे तो हम भी हमले करेंगे, यमन के फौजी सरबराह ने खबरदार कर दिया। सऊदी वजारत खारजा ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल और आलमी बरादरी को ठहरा दिया। कहा कि इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। गजा पर हमले बंद करने पर जोर दिया। अमरीका ने साबिक वजीर खारजा जैक लियू को इसराइल का नया सफीर मुकर्रर कर दिया। गजा में इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। उर्दन के वजीर खारजा की जबालिया कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर जो बाइडन को टेलीफोन करके गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया। इसराइल की गजा पर रियासती दहशतगर्दी जारी है। एक्स के मालिक एलन मस्क ने जंग के भयानक नताइज से खबरदार कर दिया है। अपने ट्वीट में एलन मस्क ने लिखा है कि असल जंग मादूमियत पसंदों और इंसानियत पसंदों के दरमियान है। गहराई से देखेंगे तो आपको इसमें नज़रअंदाज आप इसे नहीं कर सकते। चीन के ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इसराइल का नाम हटा दिया गया है। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बैदो ने ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इसराइल का नाम ही हटा दिया है। बैदो के ऑनलाइन नक्शे में लक्समबर्ग जैसे छोटे मुल्क का नाम मौजूद है, मगर इसराइल का नाम मौजूद नहीं। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज जारी है। सखर और सियालकोट में तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए हैं। फैसलाबाद में अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन ने भी मुजाहिरा किया। सेहोनी फौज के अहले गजा पर मज़ालिम, पाकिस्तानी अवाम जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ सक्कर के शहरी इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की रैली में असातिज़ा, तलबा और तालिबात की शिरकत। शुरका ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स और फ़लस्तीनी परचम थाम कर नारेबाजी। सियालकोट में भी स्कूल्स के बच्चों ने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इजराइल मुर्दाबाद और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। फैसलाबाद में अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर रैली निकाली। मुजाहरीन ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए।
पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर के अवाम इस तवाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली की 3rd कमेटी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के लोग अब तक अपने इस नाकाबिल तस्खीर हक से महरूम हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। यहाँ आपको बताएं कि मोहलत खत्म हो गई है, तारकीन वतन की वापसी का वक्त आ गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार आज से फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्क भर में गिरफ्तार अफराद के लिए होल्डिंग मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। गैर मुल्की गैर कानूनी अब मेहमान नहीं, अपने वतन जाएं या पासपोर्ट वीजा लेकर आएं, एक्शन होगा, भरपूर होगा। गिरफ्तारियां, जायदाद की जब्तगी और जबरी बेदखली होगी। वजारत दाखिला ने मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग मराकज़ कायम कर दिए गए, जहाँ गिरफ्तार तारिकीन वतन को आर्जी तौर पर रख कर उनके वतन रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए रेंजर्स और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल कर दी गई। जराये के मुताबिक कराची से तकरीबन 1.25 लाख अफगान शहरी रज़ाकाराना वापस अपने वतन जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने पुराने हाजी कैंप के करीब कैंप कायम कर दिए हैं। हैदराबाद समेत सिंध भर में होल्डिंग मराकज़ मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सूबे से 25,000 अफराद वापस अफगानिस्तान जा चुके। गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की तादाद 2.5 लाख है। कोयटा में गिरफ्तार शुदगान को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद से ऐलान करके तारिकीन वतन को वतन वापस जाने की तंबीह की गई। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी की इमलाक या कारोबार पर कब्जा करना मकसद नहीं है। किसी ने क्लेम किया तो कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कहा वापस जाने वाले अफ़गान बाकायदा इजाज़त और दस्तावेज़ात के साथ वापस आ सकते हैं। लोगों की अमलाक हैं या लॉफुल बिजनेसेस हैं, उनके क्लेम्स जो है ना, ये सिविल क्लेम्स हैं और सिविल क्लेम्स के लिए हमारे पास सिविल इदारे मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। गासिब रियासत के तौर पे नहीं है कि किसी के अमलाक पे कब्ज़े कर ले या किसी के और जो वैल्यूबल्स हैं उनको हथिया लेना, नहीं हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारा मकसद है। जो इल्लीगल एलियंस हैं, जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं। जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। गुज़िश्ता 8 माह में 24 दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, जिसमें 14 हमलों में अफगान शहरी मुलविस थे। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। अब ये चैलेंज तो बड़ा है, टेररिज्म का चैलेंज है। उसका एक प्रॉन्ग ये है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इलीगल एलियंस भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं। उसके बहुत सारे और नेशनल, इंटरनेशनल और जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनका एक बड़ा किरदार को डिस्टेबलाइज करने में। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि 24 टेररिस्ट अटैक हुए हैं पिछले 8 महीनों में, और उन 24 अटैक्स में से 14 जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए। खैबर पख्तूनख्वा में आज से तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को होल्डिंग पॉइंट में रखा जाएगा, फिर एक साथ अपने वतन वापस भेजा जाएगा। पेशावर से देखते हैं नवाब शेर की ये रिपोर्ट। अफगान शहरियों समेत बगैर दस्तावेजात सूबे में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना वापसी के लिए दी गई मोहलत इख्तिताम को पहुंची। 1 नवंबर से गैर कानूनी महाजरीन की गिरफ्तारियां शुरू होंगी। सूबाई हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक रज़ाकाराना वापसी प्रोग्राम के तहत अब तक 82,548 अफगान महाजरीन वापस जा चुके। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आज तक 82,000 जो है इलीगल इमिग्रेंट्स कल रात तक वो वापस चले गए हैं, और जो जाना चाहते हैं फर्दर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी और वो जाएं। पेशावर में मुकीम अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले को कानून के मुताबिक करार दिया। कहना था अफगानियों समेत जितने भी गैर मुल्की हैं वो अपने वतन बाइज्जत तौर पर वापस जाएं। ये उसका हक बनता है गवर्नमेंट पाकिस्तान के कि यहाँ से जो इलीगल अफगान लोग हैं वो अफगानिस्तान जाए। ये अच्छा इक़दाम है और सही फैसला है मेरे ख्याल में। बाकी तो जो रजिस्टर है उसके लिए तो कुछ नहीं है। क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए गए गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ अयाम में वापस भेजा जाएगा।
और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तो कीमतों में रद्दबदल की गई है। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे कमी से 211 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत 3 रुपये 40 पैसे कमी से 189 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम गैस बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वजीर तवानाई ने बता दिया, कहा 1 जुलाई से गैस निर्ख ना बढ़ाने का फ़र्क टैरिफ में शामिल कर दिया गया है। गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वजीर तवानाई ने कहा कीमतों में 65 अरब जुलाई से अक्टूबर तक भी डाला है। फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए हैं। जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपए आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% अवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। और इंशाल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे। उधर अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई का अजाब मुसल्लत है, रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाए। गैस 200% बढ़ गई है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, गरीब क्या करेगा। IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिए जा रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए लिया जा रहे हैं, किसी पे भी कोई खर्चा नहीं किया गया। तो गैस तो आती नहीं है, कीमतें बढ़ाने का फ़ायदा क्या है ये बताओ। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने गैस की कीमतों पर 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद सूबा गैस से महरूम है। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर बिजली और गैस के बिलों में भी भरपूर रिलीफ देगी। महंगाई के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। ओगरा ने LPG की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी है। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की नई कीमत 2962 रुपये और 1664 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह से LPG फ़ी किलो 9 रुपये 96 पैसे सस्ती की गई है। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 251 रुपये 3 पैसे मुकर्रर की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान का मुआशरी मैदान में एक और एहसास, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अक्टूबर में दुनिया के बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई है और 100 इंडेक्स 51,920 पॉइंट्स पर पहुँच गया है। डॉलर 50 पैसे महंगा, सोने की कीमत भी ऊपर आने लगी। मुस्बत राह पे गामजन, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का बेहतरीन स्टॉक मार्केट, डॉलर भी तगड़ा, सोने के नखरे भी बढ़ गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अक्टूबर में दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अक्टूबर में 12.3% इजाफा हुआ। 5,688 पॉइंट्स इजाफे से 51,920 पॉइंट्स पर पहुंच गई। मार्केट के मजमूई हजम में 9.6% इजाफा, 666 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा, जिसके बाद डॉलर 283 रुपए पर पहुंच गया। इंटर बैंक में भी डॉलर 52 पैसे महंगा, 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर ऊपर आया, सोना भी पीछे आया। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, 2,13,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 771 रुपए का इजाफा, 1,72,270 रुपए हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खेल के मैदान का रुख करें तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान को बड़ी फतह नसीब हो गई। बाबर 11 ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल करके रन रेट में भी बेहतरी की गई है, जबकि फ़खर जमान को 81 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की मैच के अख्ताम पर गुफ्तगू, कामयाबी का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। फ़खर जमान के इनिंग्स की भी तारीफ की। प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान को ने किया है, जबकि अपने शॉट्स खेलना शुरू किए जिसमें कामयाबी भी मिली। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शाहीन आफरीदी वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं और पाकिस्तानी बॉलर ने 51 मैचेस में 101 डे विकेटें मुकम्मल की हैं और मिचेल स्टॉक ने 52 मैचेस में 100 शिकार किए हैं। शाहीन आफरीदी 101 डे विकेटें लेने वाले तेज़ तरीन पाकिस्तानी बन चुके हैं, जबकि सकलैन मुश्ताक ने ये संगमील 53 वनडे मैचेस में अबूर किया था और मजमूई तौर पर शाहीन तेज़ तरीन 100 विकेटें लेने वाले तीसरे बॉलर हैं।
कौमी टीम ने इख्तिलाफात की खबरों को झूठा साबित कर दिया है। मैच के दौरान खिलाड़ियों में मिलकर खेलने का अज़म नुमाया। बाबर आजम की बांग्लादेश के खिलाफ शानदार फील्डिंग, कप्तान को दाद देने तमाम खिलाड़ी पहुंच गए। बांग्लादेश के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात हो गए हैं और ग्रीन शर्ट्स को अगले दोनों मैचेस में लाजमी फतह हासिल करना होगी। इसके साथ अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा। कीवीज के अगले 2 मैचेस में प्रोटीज और ग्रीन शर्ट्स के हाथों शिकस्त भी बेहद जरूरी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फाइनल 4 में जाने का रूट वाजे। बांग्लादेश के खिलाफ फतह से पाकिस्तान टीम की विनिंग ट्रैक पर वापसी। मेगा इवेंट के अपने बाकी मैचेस में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को मजा चखाना होगा। किसी भी सूरत दोनों टीमों को हराना होगा, रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान टीम अपने हिस्से का काम कर भी ले तो फाइनल 4 में रसाई न्यूजीलैंड के अगले 2 मैचेस में शिकस्त से मशरूत है। प्रोटीज और ग्रीन शर्ट से ब्लैक कैप्स का हारना पाकिस्तान के इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल होने के इम्कानात मजीद रोशन कर देगा। अगर न्यूजीलैंड अपने आखिरी मैच में भी श्रीलंका से हार गया तो पाकिस्तान टीम फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आइलैंडर्स के खिलाफ कीवीज की फतह पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स की तादाद 10-10 हो जाएगी, जिसके बाद फैसला रन रेट पर किया जाएगा। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप का अहम मार्का आज होगा। भारतीय शहर पुणे में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मैदान में उतरेंगी, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कीवीज की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान के फाइनल 4 में जाने के इम्कानात हो जाएंगे। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचेस से 10 पॉइंट्स के साथ जनूबी अफ्रीका की दूसरी पोजीशन है। 6 मार्कों में 4 फतूहात के साथ न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर है। इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट में लगे तनाज़ात की आग में हाथ तापने शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी टीम के एक रुकन के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बात की है और पाकिस्तानी क्रिकेटर के मुताबिक बोर्ड नहीं चाहता कि टीम जीते ताकि खिलाड़ियों की वतन वापसी पर पीसीबी अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर सके। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी, कप्तान बाबर आजम की चैट लीक होने का मामला, चीफ सेलेक्टर इंजिमामुल हक का इस्तीफा, पाकिस्तान क्रिकेट में लगी तनाजात की आग। इंडियन मीडिया ने भी हाथ तापने शुरू कर दिए। भारतीय वेबसाइट ने मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तान टीम के एक रुकन से बात करने का दावा कर दिया। वेबसाइट के मुताबिक क्रिकेटर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात की। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक प्लेयर ने कहा कि पीसीबी नहीं चाहता टीम वर्ल्ड कप जीते। बोर्ड की इस ख्वाहिश के पीछे एक एजेंडा है। टीम फेल होगी तो बोर्ड को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। बोर्ड मनमानी कर सकेगा, जिसको चाहेगा उसको कप्तान बनाएगा। टीम में कौन इन होगा कौन आउट, ये सब कुछ पीसीबी की मर्जी पर मुनासिर होगा। भारतीय वेबसाइट की इस खबर में किस हद तक सच्चाई है इसका तो तयन नहीं हो सकता, लेकिन दुश्मन को ये वार करने का मौका अपनों ने ही दिया है। बलोचिस्तान के जिला वारान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान सिपाही इरफान अली को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर पुलिस का एक्शन, सुबह अगवा होने वाला नौजवान चंद घंटों बाद ही बाजियाब करवा लिया गया। अगवा की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है और शहरी ने मुसीबत को फौरी भांप लिया। पहले से घात लगाए 5 अगवाकार एक एक करके दौड़े चले आए। एक ने गाड़ी में बिठाने की लाख कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। नौजवान ने खूब शोर मचाया लेकिन कोई मदद को ना आया। हर जतन करने के बाद अगवाकारों की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज करके फौरी टीम तश्कील दी और चंद घंटों में मुलवी को बाजियाब करवा लिया गया। शहर कायद में रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। सरजानी टाउन सेक्टर 7B में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि मकतूल हसीब गुलिस्तानी जौहर में मोबाइल फ़ोन की दुकान पर मुलाजिम था और काम से घर वापस आ रहा था। बिन कासिम के इलाके पपरी शाहनवाज गोट में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। मकतूल की शनाख्त गुल अहमद के नाम से हुई। आर्टिलरी मैदान थाने की हदूद में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किमाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। करीमाबाद रेलवे फाटक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में छीने गए मोबाइल फ़ोन्स आखिर कहाँ जाते हैं, किस तरह से फ़रोख्त होते हैं और पुलिस ने सुराग लगाकर कई मुल्जिमान धर लिए हैं। क्या धंधा जारी है, सारी कहानी जानते हैं खुरम गुलजार की जुबानी। कराची में छिनते हैं और इस्तेमाल अफगानिस्तान में होते हैं। कराची पुलिस ने छीने गए फोन खरीदकर बैरून मुल्क स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ लिया। SP गुलशन इकबाल कहते हैं मुल्जिमान पेशावर के रास्ते फोन स्मगल करते हैं। पहले वो तो IMEI तब्दील करते थे। अगर कुछ ऐसे हाई
क्वालिटी के जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे, अगर IMEI तब्दील नहीं होती थी तो उनकी वो पैकिंग करके बारास्ता पेशावर वो अफगानिस्तान स्मगल कर देते थे। ये मुल्जिमान खास से टेक्निकल भी हैं, जो छीने गए मोबाइल फोन्स खोलकर उनके पार्ट्स नहीं बेचते, बल्कि सिक्योरिटी कोड तोड़कर पूरा फोन ही तगड़े पैसों में फरोख्त किया जाता है। महंगे फोन्स पर सस्ते फोन्स का IMEI पैच करके फरोख्त किए जाते हैं। इन क्रिमिनल्स को शेल्टर पहुंचाने के लिए मोबाइल मार्केट्स में कुछ ऐसे शॉपकीपर्स बैठे हैं जो छिने हुए मोबाइल होते हैं उनकी IMEI ही तब्दील कर देते हैं। एक और मोबाइल फ़ोन की जो होती है आइडेंटिफिकेशन उस छिने हुए मोबाइल के ऊपर डाल दी जाती है ताकि वो फिर ट्रेस ना हो सके। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में IMEI तब्दील करने वाली डिवाइसेस, बैटरीज, USBs और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची की कार्रवाई से हब से कराची में आने वाले ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कस्टम इंटेलिजेंस कराची के मुताबिक हब से कराची आने वाले मुश्तबा कंटेनर्स को खुफिया इतला पर रोका गया। कंटेनर में खुफिया तरीके से छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया है। DG की हिदायत पर ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है, जबकि खुफिया इतला थी कि स्मगलर्स अब कंटेनर्स में ईरानी तेल स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने दोनों कंटेनर्स भी जब्त कर लिए। एक दफ़ा फिर बात मुल्की सियासत की तो PTI पर पाबंदी लगाना हमारा इख्तियार नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई तो हम कैसे लगाएं? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, चेयरमैन PTI के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है? चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत कायम हो। पाकिस्तान ने PTI पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे। वो जमात जो क्लेम करती है कि हम सब पॉपुलर हैं, उनको इक्वल राइट भी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है। इसके बावजूद अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर नहीं है, ये बात कहने की उनको आज़ादी भी है, और मज़ीद क्या करें हम? नून लीग ने आम इंतखाबात में भरपूर शिरकत के लिए पार्लिमानी बोर्ड्स और मंशूर कमेटी की तश्कील दे दी है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की कहानी सुनते हैं इखलाक बाजवा की ज़बानी। कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की सदारत में जाती उमरा में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हसन इकबाल का कहना था कि नून लीग ने इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया। हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। उम्मीदवारान से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 10 नवंबर तक दरख्वास्तें तलब की हैं। हसन इकबाल ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द सियासी जमातों की क़यादत से राब्ते करेंगे। हम पर लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ जलावतन थे, तब लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ थी? 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। हसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। माशी गर्दाब से उस वक्त नहीं निकल सकते जब तक नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। कैमरामैन आसिफ टोबा के साथ इखलाक अहमद बाजवा, बोल न्यूज़। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि नून लीग किसी की तरफ नहीं देख रही। एक सियासी जमात से पूछा जाए, असम्बली में बैठने की बजाय इस्तीफे क्यों दिए? 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करते हैं, कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून तो अपने मसाइल खुद हल कर रही है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही। जो एक सियासी जमात, तो वो असम्बली में अपोजिशन की नशस्तों पर बैठने की बजाय इस्तीफ़े दे के बाहर क्यों गए? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत थी। किसने उनकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी थी कि वो इन दोनों हुकूमतों को खुद बर्खास्त कर दें? तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का फैसला किया। गुलाम सरवर ने सदर IPP अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात की।
आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का मामला। लोधरा से जहांगीर तरीन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ ने 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से एतराज़ात जमा करवा दिए हैं। एतराज़ात कौमी असम्बली के हल्का NA 154 और NA 155 की हल्का बंदियों पर उठाए गए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PP 226 और PP 227 से भी एतराज़ात जमा करा दिए गए हैं। जहांगीर तरीन के हल्का बंदियों से मुत्तलिक उठाए गए एतराज़ात पर समाअत 2 नवंबर को होगी और मुल्क भर से मजमूई तौर पर हल्का बंदियों पर 1324 जबकि पंजाब से 672 एतराज़ात उठाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत नैब और अपील बहाल पंजाब हुकूमत के फैसले की वजह से की गई है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला बहाल। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट्स पर सुनकर फैसला किया जाएगा। अदालत के 19 अक्टूबर के अबूरी रिलीफ के बाइस नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी नहीं की गई। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के अबूरी रिलीफ में 2 दिन का इजाफा किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब की वाज़े और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई। नैब ने कहा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अपील बहाली की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने 24 अक्टूबर को नोटिस जारी किया और 26 को नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्त मंजूर की। अदालत ने लिखा कि पंजाब हुकूमत ने CRPC सेक्शन 401(2) के तहत सजा मुअत्तल की। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल हो चुकी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत ने मैदान मार लिया है। हामिद खान ग्रुप के मियां कुद्दूस को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं और नौ मुंतखब सदर शहजाद शौकत ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए हर आईनी इकदाम की हिमायत करेंगे। हम हर वो इकदाम जो पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करता हो और इंश्योर करता हो उसको सपोर्ट करेंगे। दरख्वास्तें जमा करवाने का वक्त करीब आ गया है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कल हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे। हज के दौरानिए के 2 पैकेज मुतारिफ करवाए गए हैं। साथ ही आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन हज पर जाएंगे, जबकि 25,000 कोटा स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए रखा गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने की कोशिशें रंग लाने का आगाज़ और वज़ारत मजहबी उमूर ने PIA को 550 मिलियन की बजाय 636 मिलियन रुपए अदा कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन जल्द मामूल पर आ जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने की कोशिशें रंग लाने लगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने PIA को 550 मिलियन के बजाय 636 मिलियन रुपए अदा कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को PIA को अदा करदा 636 मिलियन रुपए की रिपोर्ट दे दी गई। वज़ारत मज़हबी उमूर और PIA के दरमियान लेन देन का तनाज़ा हल हो गया। वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान ने वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ हज किरायों 550 मिलियन रुपए बकाया जात का दावा किया था। वज़ारत मज़हबी उमूर ने गुज़िश्ता चंद सालों के 136 मिलियन रुपए भी PIA को अदा कर दिए हैं। स्वीडन और नॉर्वे के सरहदी इलाकों में खतरनाक बर्फबारी, आवाम मोटरवे पर 12 घंटे तक फंसे रहे। स्वीडन में 92 ट्रैफिक हादसात, गाड़ियों के फ्यूल खत्म होने के बायस हलाकतों का भी खदशा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़ुबैर हुसैन से। जी ज़ुबैर। और नॉर्वे के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ रात भर बर्फानी तूफ़ान के बायस बड़ी लंबी कतारें हैं, कई किलोमीटर तक मुख्तलिफ गाड़ियों की और माल बरदार ट्रक्स की। और कहा यह जा रहा है रेस्क्यू टीमों की जानिब से कि लोग 12 घंटे तक जो है वो बर्फ़बारी के बायस सड़कों पर फंसे रहे। अलबत्ता यहाँ पर किसी जानी नुकसान की कोई बात जो है वो अब तक नहीं हुई, मगर अभी की जो रिपोर्ट है हालिया उसके मुताबिक तकरीबन 50 के करीब जो है वो ऐसे माल बरदार ट्रक हैं जिनको सड़कों पर रोक लिया गया है। स्वीडन के जो मुतसिला इलाके हैं बॉर्डर के, वहाँ पर तकरीबन 90 हादसा जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और यहाँ के जो हुकूमती इदारे हैं उनका ये कहना है कि ये तमाम तर हादसा जो है वो गाड़ियों में विंटर टायर ना होने के बायस हुए हैं। अलबत्ता
शाम तक तवक्को की जा रही है कि मौसम की बेहतरी के बाद जो है वो रोड क्लियर करा दिए जाएंगे, मगर नॉर्वे की हुकूमत की जानिब से लोगों को ये हिदायत की गई है कि वो स्वीडन की जानिब सड़कों से सफ़र ना करें और इस ख़राब मौसम के बाइस मुश्किलात से दूर रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और चीन में अवामी खिदमात के लिए हवाई टैक्सियाँ मुतारिफ करवा दी गई हैं। टैक्सी 2 मुसाफिरों या 600 पाउंड सामान लेकर जा सकती है। हवाई टैक्स 80 मील फी घंटा की रफ्तार और 18 मील तक की दूरी पर परवास कर सकती है। एयर टैक्सी 1 मील के तकरीबन $16 किराया लेगी, जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 4,500 रुपये बनता है। सर्विसेज का आगाज़ 1 जनवरी 2024 से होगा। लाल लावा तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आतिश फिशा का लावा नीला हो सकता है? हैलोवीन की मुनासबत से यूरोपीय खलाई एजेंसी ने नीले लावे की वीडियो जारी कर दी है, जो अपने अंदर से चमकदार नीले रंग का लावा उगलती है, जिसका नाम कावा जीन है, जो इंडोनेशिया के मशरकी सूबे जावा में मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड और मुख्तलिफ मादनियात की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से लावे का रंग नीला और सब्ज नज़र आता है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि दूसरी जंग अजीम का सिपाही ज़िंदगी के नए मोड़ पर आ गया है और उम्र के आखिरी हिस्से में वो फ्रांस के मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ा है। हॉलीवुड फिल्म द लास्ट राइफल मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।